जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ हिंदी पेडागोजी की यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र। तो इस सूत्र या सिद्धांत वाला जो टॉपिक है, इससे आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे 2018 हो, चाहे वो 2022 के हो, है ना, या वर्ग 1 2 3 की बात हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे वो सीटेट वगैरह हो या कोई भी हो, क्योंकि दिसंबर में सीटेट का भी एग्जाम है। अभी कल लास्ट डेट है उसकी भी, फॉर्म भरने की आज ही होगी शायद। तो आप लोग फॉर्म उसमें भी भर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ तैयारी कर रहे हो तो आप लोग सीटेट की भी तैयारी करके अपने आप को एक अच्छे प्लेस पर ले जा सकते हो, जिससे कि आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय वगैरह की जो मेंस एग्जाम होते हैं और यूपी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं सेकेंड फेज वाले, वो देने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और सूत्र। तो भाषा शिक्षण का परिचय यदि मैं कराता हूं, तो भाषा एक संप्रेषण का साधन है या माध्यम है। हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहाँ भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हम हिंदी की ही बात करें। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है। जिस भाषा का आप अपने समाज और अपने आसपास अपने परिवेश में प्रयोग करते हैं, वो आपके लिए संप्रेषण का माध्यम हो सकती है। हमें अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हमें अपने विचार साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक को, तो हमारी भाषा या हमारा कम्युनिकेशन स्किल की जो लैंग्वेज होगी, अगर वो बहुत अच्छी होगी, उत्तम होगी, तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी बड़ा ही अच्छा होगा। भाषा की भूमिका क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा की। कक्षा के अंदर भाषा के माध्यम से ही अध्ययन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। अब जब शिक्षा और शिक्षण का कार्य होता है, तो शिक्षक जो है वो बच्चों को एक ऐसा माहौल वहां पर भाषा के माध्यम से बना कर देता है कि कठिन से कठिन विचारधाराओं या कठिन से कठिन शब्दों या विषय वस्तु को भी बड़ी सरलता से और सहजता से बच्चा गहन कर लेता है। इसीलिए भाषा की आवश्यकता है। अब भाषा जो है एक साधन है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो वो कहाँ कहाँ हमारे लिए कार्यकर होती है, या कहाँ कहाँ कार्य कर सकती है हमारे लिए, तो बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण और विकास में बड़ी सहायक होती है। मतलब आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। के डेवलपमेंट। दूसरा है व्यक्तित्व की पहचान में। आपकी व्यक्तित्व की पहचान, अस्मिता, मतलब आपकी आइडेंटिफिकेसी या आपका आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान के लिए भी ये महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए, मतलब जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज की भाषा के माध्यम से उसके समाज की संस्कृति, सभ्यता या वहाँ के रहन सहन, इन सब चीजों को भी हम लोग जान सकते हैं। वहाँ की विचारधारा, वहाँ के लोगों की कैसी सोच है, किस तरह से कार्य करने की शैलियाँ हैं, इन सबको भी जान सकते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए भाषा हमारे लिए कम्युनिकेशन का, संपर्क का या संप्रेषण का साधन है। समझ गए होंगे आप लोग। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा चीजें पढ़ाई जो जा रही है वो समझ में आ रही होगी। और अब मैं एक वीडियो आपको टॉपिक का और एक एमसीक्यू, जिसमें हिंदी की पेडागोजी, इकोनॉमी मतलब ईवीएस वगैरह आपका, और बाल विकास वगैरह, इनके मिश्रित क्वेश्चन, या फिर पहले सीटीपी के क्वेश्चन करा दिया करूंगा, फिर हिंदी के, फिर ईवीएस के, ऐसे क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाए। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिआयामी होती है। यहाँ से क्वेश्चन कई दफा आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो त्रिआयामी होनी चाहिए, थ्री डायमेंशन होनी चाहिए। जिसमें पहला तो होता है शिक्षक, टीचर। विषय वस्तु का चयन किया जाता है, शिक्षण क्या कार्य करा रहा है, शिक्षण की प्रक्रिया। तीसरा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। और इसका सेंटर पॉइंट जो होता है, केंद्र बिंदु जो होता है, वो छात्र होता है।
इस बात का विशेष ख्याल रखें। ठीक है? केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र होता है। सबसे पहले तो शिक्षक अपनी विषय वस्तु का चयन करेंगे और उस विषय वस्तु को कैसे पढ़ाने हैं, उसकी प्रक्रिया तैयार करेंगे और किसको पढ़ाएगा वो? छात्र। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से मैंने नीचे लिख कर रखा हुआ है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो क्या है। शिक्षक क्या करता है, विषय शिक्षण सामग्री क्या होती है और शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है। इस त्रिआयामी प्रक्रिया के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है, माहौल की आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होगा तो ये त्रिआयामी जो हमारी प्रक्रिया है, ये कमज़ोर पड़ जाएगी। भाषा शिक्षा, यह प्रक्रिया विभिन्न कक्षाओं में भी संभव होती है, जो यहाँ मैंने आपको बताई है। हर कक्षा में हो सकती है, चाहे वो किसी भी विषय का अगर शिक्षक हो, तो वो भाषा की प्रक्रिया को अपना सकता है। मैथ्स वाले भी शिक्षक अपना सकते हैं, यदि वह बच्चों को कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो उसमें अपनी भाषा बड़ी क्लिष्ट रखें, साफ रखें, सुथरी रखें, अच्छी रखें, तो बच्चों को और आनंद आएगा। और अगर बड़ी अच्छी भाषा के तहत या यूँ कहें कि अगर शब्दकोश अच्छा करते हुए या जमाते हुए कोई विचार रखें, शुद्ध वर्तनी के साथ में, तो बच्चे को बड़ा आनंद आता है। भाषा शिक्षण के नियम या सूत्र कह सकते हैं हम लोग इसको। आगमन से निगमन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये सूत्र वगैरह हमको पढ़ना है और इसके साथ-साथ सिद्धांत पढ़ने हैं। अब सिद्धांत जो है मैंने आपके लिए बहुत व्यवस्थित ढंग से सिद्धांत को जमा कर रखा है, पढ़ाने की व्यवस्था करके रख रहा हूँ कि कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। शिक्षक को सदैव शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्र को ध्यान में रखकर ही शिक्षण सिद्धांत का चयन करना चाहिए, ताकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए बिंदु ऐसे कीवर्ड के तौर तौर पर लिख कर रखे हुए हैं। आइए जानते हैं कि त्रिआयामी प्रक्रिया में शिक्षक विषय वस्तु शिक्षण जिसको कहते हैं, शिक्षण प्रक्रिया क्या हो। शिक्षण की प्रक्रिया में त्रिआयामी प्रक्रिया जिसमें 3 मुख्य घटक शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है शिक्षक या टीचर या अध्यापक। तो शिक्षक की भूमिका छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। शिक्षक की भूमिका क्या है? तो बच्चों की जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है और उनको ज्ञान से जोड़ना है। शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को समझता है और उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना, एक प्लानिंग भी तैयार करते हैं कि जो विषय वस्तु मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस स्तर तक बच्चों को काम आ जाए और कैसे कैसे उनकी मदद कर सकते। शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सीखने में मदद करते हैं जहां पर उन्हें कमी लगती है। किसी छात्र का साथ नहीं छोड़ते हैं टीचर। अगर कोई कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको साथ छोड़ देंगे, नहीं, उस बच्चे को भी आगे ले जाने का प्रयास करते हैं क्रिएटिविटी के माध्यम से। दूसरा है छात्र या स्टूडेंट या विद्यार्थी या शिक्षार्थी। छात्र शिक्षण प्रक्रिया से सक्रिय भागीदार होता है। अगर छात्र सक्रिय भागीदार नहीं है, तो उसे सीखने में कठिनाई तो होगी ही। जैसे अभी आप लोग अगर पढ़ रहे हो और आपको कोई समस्या है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, आप लोग मुझसे कमेंट्स में अपने विचार रखें, तो मैं उन विचारों को आप तक पहुंचाने का और उसको सुलझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। छात्र अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर ही सीखते हैं, याद रखिए। जितनी उसको आवश्यकता होती है उतना ही रुचि, और अगर रुचि होगी तो ही सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। छात्र की प्रतिक्रिया शिक्षक को अपनी योजना में सुधार करने में मदद मिलती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुधार करना है, किसी चीज में बदलाव करना है या कोई नई चीज लेकर आना है, तो आप मुझे उसके सुझाव दीजिएगा और फिर मैं उस पर सुधार कर कर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वो मुझे आपकी समस्या से जोड़ने में मदद करेगा। ऐसे स्कूल में भी करना है। पाठ्य सामग्री, कंटेंट क्या होना चाहिए, जिसको विषय वस्तु कहते हैं। देखिए, विषय वस्तु तो हमारे पास ऐसा है कि गवर्नमेंट ने सिलेबस डिसाइड करके रखा है, मैं उसी पर काम करता हूँ। पर उसमें से भी कौन सा विषय वस्तु पढ़ाना है बच्चों को, ये तो हमें डिसाइड करना है ना, टॉपिक कौन से। पाठ्य सामग्री शिक्षण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाठ्य सामग्री छात्रों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। और 4 प्रकार के कौशल होते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। पाठ्य सामग्री शिक्षक की योजना के अनुसार तैयार की जाती है। शिक्षक कौन सी योजना के तहत?
क्या पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उसके तहत पाठ्य सामग्री तैयार की जाती है। उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह रखते हैं जिसको शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इस सहायक सामग्री में आप लोग टूल्स के तौर पर मैप वगैरह, कहानी के लिए अच्छे-अच्छे पोस्टर वगैरह तैयार कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं ना, और भी हो सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिआयामी होने से क्या लाभ हो सकता है या क्या फ़ायदा है बच्चों के लिए? छात्रों की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, पहला। छात्रों की योजनाएँ सफल हो जाती हैं, दूसरा। छात्र सामग्री प्रभावी हो जाती, पाठ्य सामग्री प्रभावी हो जाती है, तीसरा। और छात्रों का सीखना सुगम और प्रभावी हो जाता है, सरलता से हो जाता है, इफेक्टिव तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आते हैं, मैंने तो एक ही क्वेश्चन लिखा है, ऐसा मुझे मिला है क्वेश्चन। आप चाहे तो और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिआयामी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कौन से तीन प्रमुख घटक होते हैं, मतलब इनमें पूछने का प्रयास है कि इनमें कौन से वो तीन प्रमुख घटक शामिल होते हैं। 2019 बीएड परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके लिए था ये। शिक्षक, छात्र, पाठ्य सामग्री। शिक्षक, पाठ्य सामग्री और परिस्थितियां, ये तो होती नहीं, जहां जहां परिस्थितियां उसको क्रॉस कर दीजिए, तो जो आपके पास आंसर बचा वो बचा A। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनाने का प्रयास किया है कि शिक्षण की प्रक्रिया त्रिआयामी प्रक्रिया है के अनुसार पाठ्य सामग्री की भूमिका क्या होती है। ऐसे शिक्षक की भूमिका पूछेगा, छात्र की भूमिका पूछेगा। तो जो डिटेल मैंने पीछे आपको बता के रखी है उससे भी क्वेश्चन आता है, टेट एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। केवल ज्ञान प्रदान करना, केवल वाली बात आ गई, इसको हटा दीजिए। शिक्षक की योजना को समर्थन देना और छात्रों को प्रेरित करना और परिस्थितियों को नियंत्रित करना। तो भैया पाठ्य सामग्री जो होती है शिक्षक की योजना को समर्थन देने का काम करता है, यही इसका उत्तर है। और आंसर आपके सामने बी लिखा हुआ है। देखिए इसी बात को मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए ये लिखा हुआ है, पाठ्य सामग्री शिक्षक की योजना के अनुसार तैयार की जाती है और उसे महत्वपूर्ण, है ना, समझ गए आप लोग, यहाँ से वो क्वेश्चन छिपा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारे टॉपिक ध्यान से पढ़िए। अब जो आप लोगों ने सूत्र लिखे थे या नियम लिखे थे, उन नियमों को हम लोग जान लेते हैं कि क्या है वो नियम। तो आगमन से निगमन की ओर, इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षित करने के समय उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझने के लिए किया जाता है। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में, इसलिए ध्यान से आप लोग उसको वहां जाकर पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए। मूर्त से अमूर्त, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बच्चों का मानसिक विकास इतना नहीं होता है कि वो अमूर्त अवधारणाओं को समझ सके। अर्थात जब तक विद्यार्थी के समक्ष कोई वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं होगी, मतलब वो जिसको देख ना सके, बोले नेचुरली देख नहीं पाते हैं, तब तक वो उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते, इतने छोटे होते हैं ना बच्चे अभी, इसलिए। तो पहले उनको दिखाइए चीजें, फिर उसके बाद समझाइए, बोले। स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती जब तब तक वे विषय में सूक्ष्म या अमूर्त रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते। अगर आप उनको अनाराम सिखा रहे हो तो आप उनको पहले चित्र के माध्यम से दिखा दीजिए कि ये अनार होता है, ये आम होता है, फिर उनको बता देंगे, बड़े आसानी से सीख लेंगे। ऐसा कहने का। तो ये हो गया मूर्त। अनार जो आपने दिखाया वो हो गया मूर्त, और उसके लिए जो आप लोगों ने जो साउंड वगैरह बता रहे हो, उनके लिए तो अभी अमूर्त है ना। पर जैसे उनके चित्र बनाकर आप लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो मूर्त का रूप धारण कर लेंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस नियम से अभिप्राय है कि बालकों में जो ज्ञान प्राप्त होता है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान की नींव रखते हैं। इसे ही ज्ञात से अज्ञात की ओर कहते हैं। अगर आप लोगों ने बच्चों को अनाराम अच्छे से सिखा दिए तो उसके आधार पर आप उनको नए शब्द बनाना या जोड़ने की प्रक्रिया सिखा सकते हैं, क्योंकि उनको अब ज्ञात है कि अ कैसे बनता है और आ कैसे बनता है, मात्राएं कैसी लगती हैं। चौथा है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभव से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती है। इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत उनके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात उनका ज्ञान निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर हो जाता है। अब बच्चों के दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं कि ये दिन ही क्यों निकलता है? तो इधर से ही क्यों होता है? पश्चिम की तरफ ही क्यों सूरज डूबता है? छोटे बच्चे हैं, अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को, अभी अनिश्चित है,
पर जब आप उसको समझाएंगे, सिखाएंगे, या मान लीजिए किसी चित्र के माध्यम से बताएंगे या किसी वीडियोस के माध्यम से बताएंगे, तो वो समझ जाएगा कि दिन किस तरफ से निकलता है और किस तरफ अस्त होता है, या सूरज। तो वो उसके पास पहले अनिश्चित कॉन्सेप्ट है, पर उनमें से जब वो चीजों को बहुत बार देखेगा, समझेगा, तो उसको निश्चित कर लेगा, परफेक्ट बना लेगा। ये होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला देखिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विद्यार्थी के मत को पुष्ट करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए अध्यापक को विषय वस्तु को विश्लेषित अर्थात अलग अलग करके ते हुए पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत विद्यार्थी को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए विश्लेषित की गई विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हो, आज मान लीजिए बच्चों को आप ये शब्द लिखाना सिखा रहे, तो आप पहले उनको इ के बारे में समझाइए, फिर ज के बारे में समझाइए, और उसकी व्यवस्था को समझाने के बाद कि वो स्वर है कि व्यंजन है कि उनका उच्चारण कैसे है, ये सब समझाने के बाद उनको आज शब्द लिखाना सिखाइए। फिर अगर उसको मान लीजिए ऐसा लिखाना सिखा दिया, तो अब क्या हो गया बोले तो जा। तो अब ये आ की मात्रा इसके साथ लगा दी तो जा हो गया। मात्रा हटा दी तो अजा हो जाएगा, अज हो जाएगा, आज हो जाएगा। ऐसे विश्लेषित करके आप लोग शब्दों को समझा सकते हैं और उनको जोड़कर बता दीजिए फिर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इस नियम के अनुसार विद्यार्थियों को पहले उन विषयों को पढ़ाना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। अगर रुचि नहीं है और आपने पहले ही शब्द, जो पहला ही पीरियड होता है ना बच्चों की, जो टाइमिंग के लिए क्लास टाइमिंग होती है, उसमें अगर पहला ही सब्जेक्ट आपने कठिन रख दिया तो, और उनकी रुचि नहीं है उस तरफ, तो वो फिर पूरा दिन उनके लिए निरस्ता भरा होता है। जिन्हें पढ़ने में मैं समर्थ हूँ, तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए क्लास में आप कोई विषय वस्तु पढ़ा भी रहे हो, तो पहले उसका बैकग्राउंड तैयार करें, कहानी सुनाए, उनको एक पहले मोटिवेशनल स्पीच दे, बच्चों को उस कहानी के साथ पहले बातचीत करके जोड़ ले, और उसके बाद उसके छोटे-छोटे पॉइंट बनाकर बता दे कि इस विषय वस्तु में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं और कैसे सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद यदि आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा और आसानी से सीख भी लेंगे। वो सीखते हैं भाषा का अर्थ क्या है एवं महत्व। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों, वर्बल साउंड जिसको कहते हैं, का उपयोग करते हैं। यही नहीं है, यह हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, आइडेंटिटी और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं परिचय में। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, ये 4 बिंदु के लिए भाषा हमारे लिए एक साधन की तरह होती है। और याद रखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हमें वाचक ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है, मतलब दूर रहता है। कोई भी भाषा अपने समाज की संरचना, साहित्य, संस्कृति, मनोविज्ञान एवं सौंदर्य की प्रचलित मान्यताओं से काफी गहराई से जुड़ी होती है। अगर आप मान लीजिए कोई बोली है, जैसे मान लीजिए ब्रज है, अवधी है, निमाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है, अगर उस क्षेत्र को जानना चाहते हैं तो उसकी साहित्य को उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए। उस समाज की भाषा बोली को बोलना शुरू कीजिए, आपको बड़ा आनंद आएगा, और उस भाषा को के साथ-साथ आप उस सभ्यता और संस्कृति को बड़ी सहजता से समझने का प्रयास कर लेंगे। एक शिक्षक के लिए मैं एक छोटी-सी आपको सीख बताना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक आप शिक्षक हैं, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग यहाँ से किसी ग्रामीण क्षेत्र में होती है जहाँ से आप रहते हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई-लिखाई करते समय आपने शहर भी गए होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ाई भी की होगी, अच्छा जानने की कोशिश की होगी, कई लोग शहर में भी रह रहे होंगे। पर यदि मान लीजिए स्कूल में आपको मिल जाती है पढ़ाने के लिए व्यवस्था, तो आपका काम सबसे पहले होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में जा रहे हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख लें। वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप लोग सीख लें, और लोकल लैंग्वेज के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास कर लें।
तो आपको बड़ी सहजता से आसानी से समझ में। चलिए अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई। भाषा इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस समग्रतावादी दृष्टिकोण के साथ साथ व्यक्ति के भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना भी अति आवश्यक है। भाषा शिक्षण, ये सब चीजें हम लोग सुन चुके हैं पीछे। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व क्या है? तो भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा वह माध्यम है जिसमें हम इस बात पर बल या जिसमें जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा को समझने के साथ प्रयोग भी आसानी से कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने के लिए भी भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। याद रखिए, समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप। यही मैंने अभी कहा कि आप लोग अगर पहले सीख लोगे उस क्षेत्र की बोली या भाषा को, तो आप बच्चों को बड़ी आसानी से सहजता से सिखा पाएंगे। भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम यह मानता है कि भाषा सीखने के दौरान अधिगमकर्ता मतलब छात्र हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। अधिगमकर्ता का मतलब ये होता है सीखने वाला। अपने भाषाई परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए उनके संबंध में तथ्यों का अवलोकन करता है और उसी के आधार पर नियमों का निर्माण करके भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ वाइगोत्स्की का कहना है कि बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यह कथन किसका है? ऑप्शन रहेगा चॉमस्की रहेगा, वाइगोत्स्की रहेगा, बंडूरा रहेगा और जीन पियाजे रहेगा, या कोई और भी हो सकता है, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो सकता है। भाषा बाल विकास में सहायक होती है तथा शिक्षक द्वारा बालक की इसी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुए शिक्षण नीति अपनाई जानी चाहिए होती है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है शिक्षक को। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाने का प्रयास किया। क्या बच्चों को उन्हीं की भाषा में, उसी क्षेत्रीय भाषा या बोली में समझाने का प्रयास करेंगे तो बड़ी आसानी से समझेंगे। पर लिखना पढ़ना कैसे है? तो उसके लिए आपको जो मानक भाषा दी गई होगी उसी का प्रयोग करना है। प्राथमिक शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती है। इस अवस्था में ही दी गई उचित शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक इत्यादि क्षमताओं के विकास में सहायक होती है। याद रखिए, बच्चे का फिजिकली, मेंटली, कॉग्निटिव एंड उसका जो प्रैक्टिकली वाला जो दिमाग होता है जिसको सृजनात्मकता या निर्माण वाला कहते हैं, वहां तक की क्षमताओं को विकसित कर देती है। यदि मान लीजिए बच्चे की भाषा या बोली में किसी प्रकार की कमी है, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कहीं न कहीं थोड़ा झिझकता है। कई बार बच्चों के मुँह से आप लोगों ने सुना होगा या समझा भी होगा क्लास में पढ़ाते समय, पढ़ते समय कि किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं, "सर मैं लिख कर बता दूँगा, मैं सुना नहीं पाऊँगा।" या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े अच्छे से बोलते हैं, "सर मैं सुना तो दूँगा पर लिख नहीं पाऊँगा।" तो ये सब आपको ध्यान रखकर काम करना पड़ेगा। वस्तुतः शिक्षा का अंतिम लक्ष्य भी विद्यार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही है और ये सकारात्मक परिवर्तन के ही पहलू है जितने यहाँ लिखे हुए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके तथा अपनी बातें दूसरे को समझा भी सके। यह तभी संभव हो पाएगा जब बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, क्योंकि बच्चा उस समय मातृभाषा से ज्यादा अटैच होता है इसलिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या-क्या हैं, इस बात को अब थोड़ा-सा जानते हैं। तो भाषा शिक्षण के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। वक्ता मतलब जो बोलने वाला है।
इसमें शिक्षक भी हो सकता है या कभी-कभी छात्र भी हो सकता है, जो बोल रहा होगा वही। समझ के साथ पाठ की योग्यता का विकास और सुसंगत लेखन और भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, ये 4 उद्देश्य हमें सीखने हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे से और बड़ी सरलता से और सहज भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जहाँ-जहाँ आप लोग को लगता है कि इन बिंदुओं से क्वेश्चन है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और हालाँकि मैं तो करके दे ही रहा हूँ, पर आप लोग भी एक बार उनके शॉर्ट नोट बनाकर रख लीजिए या पढ़ लीजिए। पीडीएफ बहुत अच्छे पीडीएफ तो नहीं मिलेंगे आपको अभी, पर आप लोग मेरी नोट्स को बनाते हुए अगर चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे नोट्स बना लेंगे, तो आपको ये बहुत काम आएँगे। ये जितने भी एग्ज़ाम लिखे हैं ना मैंने, भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें टेट की बात होती है ना? जहाँ पर भी शिक्षा पद्धति से जुड़ी हुई कुछ बात हो, वहाँ ये काम आएँगे, और आपको एक बार पढ़ना है, बार-बार नहीं पढ़ना है, और बहुत सारी जगह भटकना भी नहीं है। एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मैं बताकर देने वाला हूँ या बनाकर देने। वक्ता के कथन को समझने की योग्यता, इससे बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसको वक्ता के कथन को समझने की योग्यता कहते हैं। जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, तो आपने अगर बहुत गहनता से और ध्यान लगाकर अगर सुनेंगे, तो सब कुछ समझ में आएगा, और अगर ध्यान भटका कर सुनोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अनुमान लगाने की क्षमता का विकास होता है, सुनने और समझने की क्षमता में सुधार आता है, संदर्भ और प्रसंग को समझने में भी मदद मिलती है। वक्ता के उद्देश्य और भावनाओं को समझना, यह योग्यता छात्रों को दूसरे के विचारों को समझने और उनके साथ संवाद करने में मदद करता है। याद रखिए, संवाद। संवाद मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर उसका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, आपकी बातों को समझ रहा है, तो वो आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करेगा। इसका पता लगाने के लिए जब आप अध्यापन और अध्ययन का कार्य कर रहे हो, तो बीच-बीच में छात्रों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। है ना? या बीच में पूछ लो कि मैंने अभी कौन-सा शब्द बोला, बताइए मैंने क्या पूछा है? या बताइए मैंने अभी कौन-सी बात कही है? तो बच्चों का ध्यान आपकी तरफ रहेगा। अगर आप केवल वाचन करते चले जाएँगे और बच्चों से कुछ पूछेंगे नहीं, फीडबैक नहीं लेंगे उनसे, या बीच में कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं रहेगा। और आपके कथन को समझे, इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप नीरस हो जाएँगे, आप केवल ठर्रा पद्धति वाली पढ़ाई से पढ़ाई करा देंगे, तो फिर बच्चे के साथ दिक्कत है। फिर बच्चा आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास करना। समझ के साथ मतलब व्याकरण सम्मत अर्थगत लिपि संकेतों का प्रयोग करना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब आप पढ़ा रहे हो, तो आपके पास आपके बहुत ही साधारण, मतलब कह सकते हो उपकरण जो है, बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होता है। एक होता है ब्लैक बोर्ड और एक होता है चॉक। आप इनका प्रयोग करते रहे। बीच-बीच में कुछ शब्द लिख दीजिए, बीच-बीच में कोई एक्टिविटीज़ करा दीजिए, बीच में बच्चों से पूछ लीजिए, किसी से रैंडमली कोई प्रश्न पूछ लीजिए। पूछ लीजिए वाक्य में यहाँ विराम चिन्ह कौन-सा लगा है? आप उसको बताइए फिर। व्याकरण सम्मत, कभी व्याकरण में कोई बात आई है तो पूछ लीजिए बीच में पढ़ाते-पढ़ाते, "अरे भई बताइए, आप बताइए कि ये शब्द दिया है, इसमें कौन-सा समास है?" बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आप उनसे ऐसा नहीं पूछ पाएँगे। तो आप उनसे पूछिए कि मैंने अभी कौन-सी बात समझाने का प्रयास किया है, मैंने कौन से चिन्ह बना रहा हूँ, मैं किस बात को लिखा रहा हूँ, इसका अर्थ क्या बताया मैंने, कठिन शब्द कौन-सा था। छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको ऐसा सिखा दीजिए। विराम चिन्ह सिखा दीजिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम, जितने विराम वो सीख सकते हैं, उनको सिखाइए। ठीक है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से उनको मदद भी करेगी और आपकी शिक्षण पद्धति भी अच्छी हो जाएगी। शब्दों के अर्थ और प्रयोग को समझना, यह योग्यता छात्रों को पठन के दौरान अर्थ को समझने में मदद करती है और उनकी भाषा कौशल में सुधार भी लाती है। सुसंगत लेखन, अब बच्चे को पढ़ाते समय उसका ध्यान भी केंद्रित हो गया, सब हो गया, तो उसको बीच-बीच में लिखने का भी ज्ञान करवाइए। इसमें व्याकरण, शब्द ज्ञान, शब्दकोश, विचार, विषय, पर्यायवाची, विराम और विलोम, एकार्थी, ये जो भी चीजें आ रही है ना, उनको धीरे-धीरे लिखाना भी सिखाइए कि भाई मैं वाचन भी कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा भी और धीरे-धीरे लिखते भी चलिएगा। इससे क्या होगा, विराम इत्यादि पर नियंत्रण अर्जित करना सम्मिलित करें, ताकि बच्चा जब कभी घर में भी पढ़ना लिखना सीखे, तो उसको ये सब चीजें धीरे धीरे याद आने लगी कि अरे यार, यहाँ कौन सी संज्ञा बताई थी, सर ने ऐसा बताया था कि जब किसी का नाम आता है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम आता है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। किसी पदार्थ की बात आती है, तो वह पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होती है। और जब कभी झुंड या ग्रुप या समूह की बात आती है,
तो समूह जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आप उसको समझाएँगे तब तो वो पकड़ में आएगी उसको बात। सर्वनाम के बारे में बताएँगे क्योंकि बच्चों को छोटी-छोटी संज्ञा, सर्वनाम ये पढ़ाना बड़ा आसान है, सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे को भी, स्कूल के बच्चे को भी, पहली दूसरे के बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बस हमारे अंदर वो टैलेंट, वो कौशल होना चाहिए कि हम बच्चों को कैसे सिखाएँ। जिससे छात्र अपने विचार सहज एवं व्यवस्थित ढंग से प्रकट करने का आत्मविश्वास विकसित कर लेते हैं। और यह एक आंतरिक कौशल नहीं है बच्चे क्योंकि करके सीख रहे होते हैं ना, इसलिए इसको यांत्रिक कौशल नहीं कह सकते। व्याकरण का ज्ञान आ जाता है बच्चों के अंदर, शब्द ज्ञान और शब्दकोश बढ़ जाता है, विचार और विषय को व्यवस्थित ढंग से लिखना पढ़ना सीख जाते हैं और पर्यायवाची और विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास और व्यवस्थित विचार प्रकट करने की क्षमता, यह योग्यता छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करती है। अगला बिंदु देखिए, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। शिक्षण तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए ऐसा कहते हैं और ये जब से मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियाँ आई हैं, तब से यही कहा जाता है कि हमें नई-नई शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो विषय वस्तु है उसके प्रति नीरसता ना आ पाए। वो सक्रिय रूप से भागीदार बने उसमें और भाग ले। भाषा के नियमों और संरचना को समझाने में मदद मिल जाती है। भाषा के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन, ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना बनाने में मदद मिल जाती है। भाषा के विकास और परिवर्तन को समझाना भी बड़ा आसानी से या सहजता से हो जाता है। इससे व्याकरण के मानक नियमों को बेहतर ढंग से सीखा जा सकेगा, तथापि यह प्रक्रिया बहुभाषी कक्षाओं में विशेष रूप से प्रभावी होती है। अब पढ़ेंगे हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब हम भाषा शिक्षण के अगर सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पर देखिए स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत है और ये आपका सीडीपी में भी है। भाषा अर्जन और भाषा अर्जन और ज्ञान उसमें टॉपिक में है और हिंदी में भी भाषा अर्जन और ज्ञान और अधिगम उसमें भी है। तो वहाँ पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो 10 में सिद्धांतों के नाम यहाँ लिख कर दे रहा है, उसके अलावा अन्य सिद्धांत भी है और इन सिद्धांतों को बड़े अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो सिद्धांत के लिए मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। बने रहिएगा दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के बहुत काम आए। और मैं एक आप लोगों से उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को अपना स्टेटस बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आवश्यकता वाले लोगों तक वीडियो पहुँच सके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। फ्री पढ़ाने का उद्देश्य या मेरा यहाँ ऑनलाइन आने का उद्देश्य ही यही है कि मैं अभी किसी एकेडमी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, भोपाल में आए मुझे इतने दिन हो गए हैं। मैं अभी कहीं किसी एकेडमी के साथ ज्वाइन इसलिए नहीं हुआ हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा और मैं बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर दूँ। और इसीलिए अब हम आपको 2 चीज़ें एक साथ मिलेगी, अब एक टॉपिक पढ़ाया भी जाएगा और एक एमसीक्यूज़ का भी टॉपिक मिलेगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। और ये मैं केवल एमपी टेट की वजह से नहीं कर रहा हूँ, अभी दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम भी है। उसके विचारधारा या उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको लिए ये सब काम कर रहा हूँ कि आप एक ही बार में 2 एग्ज़ाम निकालिए ना साहब। एक तैयारी में 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। भाषा शिक्षण के सिद्धांत से हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे।